हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कमलापुरी। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग देखने जा रहे हैं वन संरक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स को, जो कि विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा अंक और नेट करता है। तो उठा लीजिए कॉपी कलम और शुरू हो जाइए हमारे साथ में। तो जैसा कि हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं वन संरक्षण को, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में वनों के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में मुख्यतः। वो 5 प्रकार के वन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वन है वो है पर्वतीय वन। पहला कौन सा है दोस्तों? पर्वतीय वन है। दूसरे प्रकार का जो वन है वो है मानसूनी वन। मानसूनी वन। अगला नेक्स्ट है सदाबहारी वन। सदाबहारी वन। अगला है शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क या मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन। और लास्ट है डेल्टाई वन। लास्ट है डेल्टाई वन। तो ये 5 प्रकार के वृक्ष जो है वो भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। पहला पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं। मानसूनी वन यानी विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से जो पाए जाते हैं। सदाबहारी वन ऐसे वृक्ष जो सदा हरे भरे रहते हैं। शुष्क मरुस्थलीय वन ऐसे वृक्ष जो मरुस्थलीय स्थान पे होते हैं, जो रेगिस्तानों में उगते हैं। डेल्टाई वन जो विभिन्न डेल्टाई क्षेत्रों में यानी समुद्रों के किनारे क्षेत्रों में जहाँ पे लवणीय क्षेत्र होता है वहाँ पे उगते हैं। चलिए, आई थिंक ये आप लोग ये नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो स्क्रीन को रेज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो वन है वो पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन के विषय में देख लेते हैं। पर्वतीय वन के विषय में देख लेते हैं। तो पर्वतीय वन के विषय में देखते हैं। इस प्रकार के वन का जो विस्तार है वो मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम है जहाँ पर मिलता है पर्वतीय वन। उत्तराखंड है जहाँ पे पर्वतीय वन मिलते हैं। तो आदि कुछ राज्य हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न पर्वतीय वन आते हैं। ये सभी जो है वो आर्द्र पर्वतीय राज्यों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्वतीय राज्यों में पाए जाते हैं मतलब ऐसे पर्वतीय राज्य जहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है ना? ऐसे राज्यों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें इनकी जो विशेषताएं होती है दोस्तों। इन वनों की जो विशेषता होती है वो विशेषता ये होती है कि ये टैगा प्रकार के वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? टैगा प्रकार के वन होते हैं। टैगा प्रकार के वन किसे बोलते हैं दोस्तों? मन में आ रहा होगा, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि टैगा प्रकार के वन कैसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो टैगा प्रकार के वन होते हैं ये मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं तथा ऊंचे होते हैं तथा इनका जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? शंक्वाकार होता है। ठीक है ना? तो यानी टैगा प्रकार के जो वृक्ष होते हैं मुलायम होते हैं, ऊंचे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी पर्वतीय वृक्ष होंगे वो सभी मुलायम होते हैं, ऊंचे वृक्ष होते हैं तथा शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार होने की वजह से इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। कैसा वृक्ष दोस्तों? शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है शंकुधारी वृक्ष कैसे कहाँ पाए जाते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है ऑप्शन में दे देता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी पे करना। आर्द्र पर्वतीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, यही सारे राज्य हैं जो आर्द्र पर्वतीय राज्य हैं।
या पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारे क्षेत्र हैं। विशेषताएं क्या होती हैं, ये टैगा प्रकार के होते हैं। टैगा प्रकार के जो वनों की क्वालिटी क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, तो ये मुलायम होते हैं, ऊंचे होते हैं तथा शंक्वाकार होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख ले रहे हैं, इन प्रकार के वनों का जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ले रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे है स्प्रूस का वृक्ष। कैसा वृक्ष है दोस्तों, स्प्रूस का वृक्ष है। अगला है जैसे फर एक प्रकार का वृक्ष है जो कि पर्वतीय वृक्ष है। नेक्स्ट है देवदार भी कैसा वृक्ष है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का पर्वतीय वन। चीड़ है, चीड़ भी कैसा वन है, ये पर्वतीय वृक्ष है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक कि अंडरस्टैंड कर चुके होंगे पर्वतीय वन के विषय में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इरेज करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं मानसूनी वन को। किसको दोस्तों, मानसूनी वन को देख लेते हैं। मानसूनी वन यहाँ वर्षा, ध्यान रखिएगा, जो वर्षा होती है, मानसूनी वन कहाँ कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर वर्षा 770 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक सालाना यानी वार्षिक स्तर पे वर्षा होती है, वहाँ पे मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, इनकी जो तने होती हैं दोस्तों, वो कठोर होती हैं। तने कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और यदि बात की जाए कि किस प्रकार के वृक्ष भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो मानसूनी वन पाए जाते हैं। यानी जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है भारत में वृक्षों की, वो मानसूनी वन है। क्लियर हो गया। ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मानसूनी वन है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, मतलब किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार है दोस्तों, मध्य प्रदेश वनों के रूप में जो है इसको बहुत जाना जाता है, चूंकि अधिकतर क्वेश्चन से संबंधित आते हैं। आगे है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्य ऐसे हैं जहां पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को देख ले रहे हैं, कुछ उदाहरण को देख ले रहे हैं, किस प्रकार के वृक्ष कौन कौन से हैं। जैसे शीशम का वृक्ष हो गया। कैसा वृक्ष हो गया दोस्तों, शीशम का वृक्ष हो गया। सागौन का वृक्ष हो गया, या आम का वृक्ष हो गया आदि। ये सारे वृक्ष कैसे हैं, ये सारे वृक्ष मानसूनी वृक्ष हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे वृक्ष हैं, तो ये संकटग्रस्त हैं। देखिएगा, एक विशेषता पूछता है कि भारत में किस प्रकार के जो वन है वो संकटग्रस्त स्थिति में है। संकटग्रस्त, क्लियर है ना। तो संकटग्रस्त जो वन है वो मानसूनी वन है। क्लियर हो गया, ये संकटग्रस्त है। क्लियर। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाखट, और फिर आगे हम लोग देखते हैं सदाबहार वन के बारे में। चलिए अगला देखते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन इस प्रकार के वन का विस्तार अत्यधिक वर्षा वाले, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे इनका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगी, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर से जो वर्षा है वो अधिक होगी, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है दोस्तों, इनका जो विस्तार है
वो पश्चिमी घाट, कहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एवं मेघालय, मेघालय और असम क्षेत्र है। क्लियर हो गया, असम, मेघालय, चूंकि ये सब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। क्लियर है ना। मेघालय में आप लोग जानते ही होंगे सबसे अधिक वर्षा होती है मौसम विभाग में, उससे पहले चेरापूंजी में हुआ था रिकॉर्ड वर्षा। असम क्षेत्र में भी वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर हो गया। इसके कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे महोगनी, महोगनी, महोगनी वृक्ष कैसा वृक्ष है दोस्तों, सदाबहारी वन। साल का पेड़ है, साल का वृक्ष। आबनूस है, आबनूस है। रबड़ का पेड़ है, रबर। ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष एवं नारियल। क्लियर हो गया। महोगनी, शाल, आबनूस, रबर, ताड़ और नारियल आदि जो वृक्ष हैं वो सब सदाबहारी वन है। क्लियर है ना। और इनका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, पश्चिमी घाट, मेघालय और असम क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्लियर है ना। इनकी खासियत क्या होती है कि ये सदा हरे भरे रहते हैं। क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और नेक्स्ट देखते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय वन के विषय में। चलिए देख लेते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन। क्लियर है। इनको देख लेते हैं। यहां पर औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। कितना होती है दोस्तों, जो वर्षा होती है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है, जिससे यहाँ जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो कटीले होते हैं। कैसे होते हैं, कटीले होते हैं। क्लियर है ना। यानी कि पत्तियां कटीली होती हैं। क्यों कटीले होते हैं, कटीले होने की वजह से इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्षमता घट जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होने पाता है। क्लियर है ना। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा है, कैक्टस का पौधा है। खेजड़ी है, खेजड़ी, खेजड़ी का पौधा है। ये सारी वनस्पतियां कैसी वनस्पतियां हैं, ये शुष्क एवं मरुस्थलीय वन है। बाकी कुछ और भी वन शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं, जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, ये भी शुष्क एवं मरुस्थलीय में माना जाता है। बबूल का पेड़ हो गया, ठीक है ना, बबूल का पेड़ हो गया, ये भी उसी के अंतर्गत में आ जाता है। चलिए इनका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो इनका विस्तार हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो इसमें राजस्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, राजस्थान आ जाता है। तथा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आ जाते हैं, पश्चिमी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट के अंतर्गत में कौन से, जो वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है, वैसे क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना। जहाँ पे वर्षा कम होती है पश्चिमी घाट में, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में। क्लियर है ना, पूर्वी भाग में है या पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डेल्टा ई वन के विषय में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं डेल्टा ई वन। कौन से वन, डेल्टा ई वन, जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा ई वन को अन्य किस और नाम से जानते हैं, तो इसी को जानते हैं दोस्तों अनूप वन के नाम से। किस नाम से? अनूप वन के नाम से जानते हैं, अनूप वन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर रहेगा? अनूप वन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के जो वनों का विस्तार है दोस्तों, वो उड़ीसा, कहाँ पे दोस्तों विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा? विस्तार उड़ीसा, केरल, जो भी तटीय प्रदेश है दोस्तों, केरल, पश्चिम बंगाल, समुद्र तटीय क्षेत्र है, गुजरात, आदि राज्य है। क्लियर हो गया? इसे हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं, मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। ये उपनाम है इसका। कैसा नाम है? उपनाम है मैंग्रोव वन। क्लियर? यानी मैंग्रोव वन मतलब कच्छ वनस्पति। कैसे वनस्पति? कच्छ वनस्पति। क्लियर? इनकी जो प्रमुख जो वनस्पति है, प्रमुख वनस्पति है दोस्तों सुंदरी वृक्ष। कौन सी है? सुंदरी वृक्ष इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है, और इसलिए उस वन को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम सुंदरबन पड़ा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अब मेन टॉपिक पे आने जा रहे हैं। जैसा हेडिंग था वन संरक्षण, तो इसमें वन संरक्षण से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब जानने जा रहे हैं वन संरक्षण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें लगभग समस्त वन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के कंपटीशन में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस लगभग हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिएगा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? पहला राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? क्लियर है ना? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय वन नीति आया था वो 1894 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1894 ईस्वी में आया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों 1952 ईस्वी में। कब आई थी दोस्तों? 1952 ईस्वी में। क्लियर है ना? और ये कब आई थी? 1894 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि दूसरी वन राष्ट्रीय नीति कब आई थी, यानी दूसरी राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी भारत की? तो दूसरी राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी?
ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये आया था सन 1988 में। कब आया था दोस्तों? सन 1988 ईस्वी में। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। जो दोस्तों इन राष्ट्रीय वन नीतियों का जो उद्देश्य था वो भारत के लगभग 33% भाग पर वनों के विस्तार को करना था। कितने भाग पर? 33% भाग पर। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन कई बार स्टेम किया हुआ है कि जितने भी राष्ट्रीय वन नीति लाए गए थे उनका उद्देश्य भारत के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार करना था, तो वो थे 33% भूभाग पर। क्लियर है ना? भूभाग पर, भूभाग पर। क्लियर हो गया? चलिए लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट है इसमें कि 33% जो विस्तार की नीति रखी गई थी, उद्देश्य बनाया गया था, उसमें से 67% जो वन नीति बनाई गई थी, 67% वन वो किसके लिए था? वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए था कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा रखना है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए था। क्लियर हो गया है? बाकी जो क्षेत्र थे वो मैदानी क्षेत्रों के लिए था। अच्छा दोस्तों, अगर 2019 के रिपोर्ट को माने, 2019 की अगर वन रिपोर्ट को माने, जो वन रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की, उसकी माने तो कुल वन प्रतिशत जो पृथ्वी पे है भारतीय क्षेत्र के धरातलीय क्षेत्र पर जो कुल वन प्रतिशत पाया गया वो 21.54% पाया गया। यानी लक्ष्य कितना रखा गया था? 33%। लेकिन जो वन रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारतीय क्षेत्र के ऊपर जो धरातल है उसमें 21.54% पर ही वन प्रतिशत आंका गया, जिसमें से वनावरण है 21.67% और वृक्षावरण है 2.89%। क्लियर? वृक्षावरण है यानी जो वृक्षों का आवरण है 2.89%, यानी जो वृक्षों को रोपण करते हैं वनों के रूप में जो है वो 21.67% है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं इसमें। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है मिजोरम। कौन सा दोस्तों? मिजोरम राज्य, जो कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित आता है, थोड़ा सा घुमावदार है, कि सर्वाधिक वन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक वन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर हो गया? तो यानी सर्वाधिक वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम है, और सर्वाधिक घनत्व वाला जो वन घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश है। एक क्वेश्चन, अब चूंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं,
तो विभिन्न उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी राजकीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें से क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश के बारे में भी, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लेता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? क्लियर है? तो देखिए सबसे ज्यादा वन वाला जो जिला है वो है सोनभद्र जिला। कौन सा जिला दोस्तों? सोनभद्र जिला। क्लियर हो गया? और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन घनत्व वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। क्लियर है ना? जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। आगे है क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला। क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो दोस्तों वो है भदोही जिला सबसे पिछड़े क्षेत्र में आता है वनों के मामले में। सबसे कम वन वहां पाए जा रहे हैं। अगर पूछ लेता है कि भारत में, यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार पूछ लिया, क्या पूछ ले दोस्तों कि भारत में सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन कैसा पूछ लिया कि भारत में सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा वो राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। ध्यान रहेगा दोस्तों, हरियाणा राज्य है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आई थिंक आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सर्वाधिक 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी 1% में पूछता है। 1% में सबसे अधिक 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश। कैसा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। इसके विषय में अगर पूछ लेता है दोस्तों तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। क्लियर रहेगा? लक्षद्वीप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन जो कि पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो इसको देख लेते हैं आगे। तो देखिए वन संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उसमें चिपको आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, साइलेंट वैली आंदोलन है और मैत्री आंदोलन है। क्लियर है ना? ऐसे कुछ आंदोलन हैं जिसमें से चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैत्री आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो सारे आंदोलन को देख ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुआ था सन 1973 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1973 ईस्वी में। इसकी जो शुरुआत की थी दोस्तों वो उन्होंने की थी चंडी प्रसाद ने। किसने की थी? चंडी प्रसाद ने। क्लियर है ना? चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन बाद में इसके साथ जुड़ गए। कौन जुड़ गए दोस्तों? जुड़ गए सुंदरलाल बहुगुणा। कौन जुड़ गए? सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो दोनों सहायक के रूप में थे। चंडी प्रसाद ने स्टार्टिंग की थी, सुंदरलाल बहुगुणा
इसमें बाद में जुड़ गए। ये नामी गिरामी स्थित है, इसीलिए चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट का नाम उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। क्लियर है ना? इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, देखते चलिएगा, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड के, कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में हुआ था। क्लियर हो गया? उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में हुआ था। चिपको आंदोलन है क्या आखिर दोस्तों, इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। इसमें होता था क्या कि जब भी वन अफसर जाते थे वनों को काटने के लिए, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो पेड़ों से चिपक जाया करते थे। वो कहते थे पहले हमको काटो फिर वनों को काटने देंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक वास को खोना नहीं चाहते थे। क्लियर है? इसके जो प्रणेता थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे, बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े। इसी के साथ में एक और नाम आता है दोस्तों, गौरा देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है? गौरा देवी का नाम भी आता है। ठीक है ना? क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। ठीक है ना? ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध किसका है, और उसमें से चंडी प्रसाद या सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ना दे करके गौरा देवी का नाम दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गौरा देवी भी इससे ही संबंधित है। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो पता ही दिया कि उद्देश्य क्या था, पेड़ों को काटने से रोकना। क्लियर है ना? और ध्यान रखना, यद्यपि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान की बिश्नोई समुदाय की थी। ठीक है ना? राजस्थान में बिश्नोई समाज ने राजस्थान में बिश्नोई समाज ने सबसे पहले चालू किया था। क्लियर है ना? और इसकी अगुवाई जो की थी वो अमृता देवी ने की थी। किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। क्लियर हो गया ना? अच्छा, किस वृक्ष को बचाने के लिए किया था? तो खेजरी नामक वृक्ष को बचाने के लिए किया था। ठीक है ना? ये राजस्थान का एक प्रमुख वृक्ष माना जाता है। क्लियर है ना? इसी को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने, वहाँ की औरतों ने बलिदान दिया था। अमृता देवी भी उसमें शहीद हुई थी। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1983 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इसके जो प्रणेता थे दोस्तों, वो पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। क्लियर हो गया? इसके जो प्रणेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। इसका भी उद्देश्य सेम वैसे जैसा था जैसे चिपको आंदोलन था, बिल्कुल सेम। क्लियर है ना? इसमें भी पेड़ों के संरक्षण के लिए ही चालू किया गया था। उन्होंने एक नारा दिया था उसमें, ये नारा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्वेश्चन में 2-3 बार में ये रिपीट कर चुका है कि ये नारा किसने दिया था या ये नारा किससे संबंधित है। चलिए उसको देख लेते हैं। कौन सा नारा दिया था? उन्होंने दिया था नारा उलेसु बलेसु उलेसु बलेसु मत्रुबलिस्म। क्लियर है ना?
यानी बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ, बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ, काम में लाओ। क्लियर है ना? ये वहाँ की उन्होंने लोकल भाषा में दिया था ये नारा, और जिसका हिंदी होता है बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ। क्लियर हो गया ना एपिको आंदोलन? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखने जा रहे हैं साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन, वैली आंदोलन। क्लियर? साइलेंट वैली आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो केरल के शांत घाटी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये केरल से संबंधित है, क्लियर ही होगा, ठीक है ना? और कहाँ पे? शांत घाटी में। शांत घाटी में ये हुआ था। क्यों हुआ था? वहाँ शांत घाटी में उपस्थित जो पेड़ थे उन पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना? इसीलिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये जो एक था ये सामाजिक आंदोलन था। क्लियर है ना? यानी इसमें कोई अगुवा नहीं था, एक प्रकार से ये सामाजिक आंदोलन था, यानी वहाँ के नागरिकों के द्वारा ये आंदोलन सरकार के विरुद्ध में चलाया गया था। क्लियर है ना? और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, स्टार्टिंग हुई थी सन 1973 ईस्वी में। क्लियर है ना? कब हुई थी दोस्तों? सन 1973 ईस्वी में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर? इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1989 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1989 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? क्योंकि ये नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था दोस्तों? एक डैम बनाया जा रहा था, और उस डैम का नाम था सरदार सरोवर बांध। क्या नाम था? सरदार सरोवर बांध। क्लियर है ना? तो उसके विरोध में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और उसी निर्माण को रोकने के लिए, उसी निर्माण को अवरोध करने के लिए, निर्माण रोकने के लिए ये नर्मदा आंदोलन चलाया गया था, जो कि एक असफल आंदोलन साबित हुआ। ये सफल नहीं हुआ, असफल आंदोलन था। क्योंकि बाद में सरकार ने सुलह समझौता करवाया और थोड़ा सा उन लोगों को सेटिस्फाई करते यानी संतुष्ट करते वहाँ के लोकल निवासियों को, और फिर सरदार सरोवर बांध का निर्माण करवाया था। क्लियर? ये वृक्षों से ही संबंधित था दोस्तों। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है मैती आंदोलन। कौन सा आंदोलन है दोस्तों? मैती आंदोलन है, और यही लास्ट आंदोलन था जो वन संरक्षण से संबंधित है। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, उत्तराखंड से ही संबंधित है, और कहाँ पे? चमोली में ही स्थित है ये, ठीक है ना? और इसकी जो शुरुआत की थी, यानी इसके जो प्रणेता थे, वो प्रणेता कौन थे? वो थे कल्याण सिंह रावत। क्लियर हो गया? तो इसके जो प्रणेता थे वो कल्याण सिंह रावत थे। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों,
बड़ा ही गजब का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि शादी के रस्म में, यानी कोई भी शादी का अगर रस्म होता है, शादी की रस्म में निर्वनीकरण, पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना, ठीक है ना। जहां पे भी निर्वनीकरण पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां पे वन ना हो, पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। क्लियर है ना, वृक्षारोपण करना। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये वन संरक्षण से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चंस, संपूर्ण नोट्स हमने पढ़ाया है आप लोगों को। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी इसमें डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और किसी स्पेशल टॉपिक से संबंधित यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, उसके ऊपर मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।